हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदाग में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपरों को डिस्कस करेंगे और इसमें हम 2009 से 2019 तक के जीएस पेपरों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2009 का जीएस का पेपर, यानी कि केवल जीएस के ही क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन कहा गया है, दूसरा कारण है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। कथन: मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। फ्रेंड्स, इसको आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज उत्खनन के दौरान किसने की थी? यानी कि किसने मोहनजोदड़ो की खोज की? राखलदास बनर्जी ने। ये कब की थी? 1922 में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने कब खोज की? 1922 में। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। और ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान के शाहीवाल, जिसको मोंटगोमरी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें देखना है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जिन पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। सिंधु नदी पर, चेनाब नदी पर और झेलम नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, जबकि गंगा नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी हुई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो हैं पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सबसे उत्तरी स्थल की, तो जो है इसका सबसे उत्तरी स्थल कश्मीर के मांडा में। ठीक है, और सबसे जो है पश्चिमी स्थल है सुख्ता के इंदौर, और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है इसका? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और सबसे दक्षिणी इसका स्थल है दायमाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या, कि पुराण की रचना लोमश ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रशिरवा ने की थी। पुराण की रचना किसने की थी? लोमश ऋषि और उनके पुत्र उग्रशिरवा ने। इनकी कुल संख्या कितनी है? 18 है। इसमें कलयुग के राजा के बारे में विवरण प्राप्त होता है। ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से पुराणों की विषय वस्तु को 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? सर्ग यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग यानी कि सृष्टि का विकास, मनवंतर यानी कि समय की पुनरावृत्ति, वंश यानी कि राजाओं एवं ऋषियों की वंशावली, और नंबर 5 है वंशानुचरित, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ पर था? प्रतिष्ठानपुर में। अगली व्याख्या है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में कहाँ पर है? झुंसी, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग और दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो ये इसमें शामिल नहीं है, यानी कि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। तो हमारे कौन कौन से शामिल हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 566 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है,
इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसके अन्य नाम हैं भगवती, पद्मावती। ठीक है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? भगवती और पद्मावती। और एक पॉइंट और है कि इस नगरी का सर्वाधिक वर्णन किसने किया है? कालिदास ने अपने नाटकों में किया है। ठीक है, तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन सा है? कौन सा स्तंभ है सबसे सुरक्षित? लोहरिया नंदगण का स्तंभ। ऑप्शन ए सही होगा। चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लोहरिया कहाँ पर है? चंपारण में स्थापित है। लोहरिया नंदगण का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, पत्थर पर प्रचलित शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थरों पर जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं? कहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों को काटकर निर्मित गुफा मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। इन मंदिरों में कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित विशेष प्रसिद्ध मंदिर है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। 13वीं शताब्दी में संगीत तंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। इसके अतिरिक्त सितार के निर्माण तथा भारतीय संगीत में कव्वाली गायन के प्रचलन का श्रेय भी किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है? रामानंद का। संत रामानंद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म एवं संप्रदाय या जाति ना पूछे। अगला क्वेश्चन, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? कितने किए? 5। हरिदास संप्रदाय के अर्चना केंद्रों की संख्या 5 है। ये 5 अर्चना केंद्र कौन कौन से हैं? बांकी बिहारी मंदिर, गोरे लाल मंदिर, निधिवन, थट्टी स्थान, श्री रसिक बिहार मंदिर जी के मंदिर में स्थापित हैं। ठीक है, बिहारी जी के मंदिर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ है? तो वो कौन है? औरंगजेब। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 21 जुलाई 1658 को कराया। खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद, कौन से युद्ध में? खजवा और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 जून 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां ने शानदार महल में जून 1959 में औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया या अनुवाद किया गया? तो कौन शासक था? शाहजहां के समय। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल में दारा शिकोह ने उपनिषद का सिर-ए-अकबर, कौन से नाम से? सिर-ए-अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हमारा हुआ था 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन कब हुआ था? 1937 में। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसके समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नीचे दो कोड दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पार्लियामेंटो सुधार पर आधारित है। और उसके बाद देखें भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। और भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त परिवर्तन समिति की सिफारिशों पर लाया गया। और स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कांग्रेस पर वाम विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव को देखकर गांधी जी ने दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। उक्त अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी की तिथि को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई, जिससे बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की जो परंपरा है वो चली थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने चले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थीं। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इसी आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इनके सही कालक्रम का चयन करना है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च तक चला। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च को 1931 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो हैं 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक की उपाधि से नवाजा था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? AC मजूमदार ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। विभाजन 1916 तक बना रहा। इस बीच जहां एक ओर सरकार आतंकवादी कार्रवाइयों को कुचलने में लगी रही, वहीं पार्लियामेंटो सुधार ने हिंदू एवं मुस्लिमों के मध्य मतभेद की खाई को गहरा
गहरी हो रही थी। 1915 में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। गर्म दल एवं नरम दल को पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किसने किया? तिलक और एनी बेसेंट ने किया और इनका प्रयास सफल रहा। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दिगलीपुर के निकट सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी नासिक जिले के जो नासिक जिला है महाराष्ट्र में, वो उसके दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित है। त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकली इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र 3,12,813 वर्ग किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कृष्णा, महानदी एवं नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो कृष्णा की लंबाई 1400, महानदी की लंबाई 858 और नर्मदा नदी की लंबाई कुल कितनी है? 1300 किलोमीटर है। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो कौन सा है? कूचिकल झरना। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर स्थित था? पूर्वी डेक्कन में। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा स्थान है? लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मसिनराम में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू मून परिघटना होती है, तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया है उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फर्म्स अल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है। अल्मनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 हैं। एक वर्ष में खगोलीय मौसम इस प्रकार हैं: 21 मार्च से 20 जून, दूसरा है 21 जून से 22 सितंबर, तीसरा है 23 सितंबर से 21 दिसंबर और चौथा है 22 दिसंबर से 22 मार्च। प्रत्येक महाखंड लगभग 3 माह का है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमाएँ होती हैं, किंतु प्रत्येक 57/54 वर्ष में किसी एक 57 या फिर 54, ठीक है, 57 या 54 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमाएँ होती हैं। 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। 4 पूर्णिमा वाला जो खंड होगा वो ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा, ठीक है। काफ़ी जटिल परिभाषा है यह। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? स्थल बाधित यानी कि स्थलरूप देश जिसका समुद्र से कोई जुड़ाव ना हो, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं? अफ़गानिस्तान है और हंगरी है तथा स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? अफ़गानिस्तान, हंगरी और स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है? किलायू। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्रीय धाराएं हैं? ठंडी समुद्रीय धाराएं कौन सी हैं? हम्बोल्ट की धारा, आयोसीवो की धारा और कनारी धारा, ये तीनों ठंडी जल धाराएं हैं। जल धाराओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। कहाँ पर कौन सी जल धारा है, ठंडी और गर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय जलधारा है? गर्म सागरीय जलधारा कौन सी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रमुख जलधाराएं दी गई हैं, उनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। भारत पाक वगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? बहुपतित्व की प्रथा कौन कौन सी जनजातियां मानती हैं? एक तो जौनसारी और दूसरी है टोंडा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कुछ जनजातियां दी हैं और उनको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एस्किमो जनजाति जो है कनाडा से संबंधित है और मसाई जनजाति जो है वो संबंधित है केनिया से। वद्दू जनजाति है सऊदी अरब से संबंधित और बुशमैन जनजाति कहाँ से संबंधित है? बोत्सवाना से। ऑप्शन हमारा सी सही है। ये कुछ जनजातियां हैं जैसे कि एस्किमो जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड, मसाई जनजाति केन्या पूर्वी अफ्रीका, वद्दू जनजाति सऊदी अरब, बुशमैन जनजाति बोत्सवाना, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया, मौरी जनजाति न्यूजीलैंड, वेदास जनजाति श्रीलंका, सेमांग जनजाति मलेशिया, आइनू जनजाति जापान, पिग्मीज जनजाति कांगो बेसिन, वोरो जनजाति ब्राज़ील, इनकाथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका, हैदा जनजाति अमेरिका, तर्रार जनजाति साइबेरिया, जूलू जनजाति नेटाल प्रांत। फ्रेंड्स, ये प्रमुख जनजातियां दी हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण जनजातियां दी गई हैं। क्वेश्चन अधिकतर घूम फिर के यहीं से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। ये कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में गोंड जनजाति पाई जाती है भारत में। फ्रेंड्स, जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये जो है हमारी 2001 की जनगणना के ऊपर आधारित है। 2011 की जनगणना से पहले के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं, केवल एक बार नज़र डाल लेते हैं। बाकी इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा तुरंत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1921 में जो जनगणना की गई वह अकेली दशाब्दी को प्रदर्शित करती है, जिसमें जनसंख्या 1 मिलियन की कमी प्रदर्शित हुई है, जैसा कभी भी नहीं हुआ। इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? कानपुर में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या किसमें है? कानपुर में। उसके बाद आगरा में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद वाराणसी में। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया है। तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम होगा। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों को सन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो
कौन सा होगा? सबसे पहले केरल, उसके बाद हम रखेंगे हिमाचल प्रदेश को, उसके बाद रखेंगे तमिलनाडु को, उसके बाद मणिपुर को। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। यानी कि हिमाचल प्रदेश जहाँ दूसरे नंबर पर था, अब खिसक के कहाँ पे हो गया? लास्ट में यहाँ पर, इतने ऑप्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के बारे में बात की गई है, 1000 से ऊपर है? कहाँ पर है? पुडुचेरी में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें लिंग अनुपात तो पुडुचेरी में ही 1000 से ऊपर है, जबकि दिल्ली में 868 है, चंडीगढ़ में 818 है और लक्षद्वीप में 947 है। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2001 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? तो कौन है? 1, 2 और 3, यानी कि इनकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इनकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। और अगला है इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जिनकी 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि में लगी हो, जिनकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, उनको क्या है? नगर घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकतम नगरीकृत राज्य, अगर अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? अधिकतम नगरीकृत राज्य है हमारा तमिलनाडु। अधिकतम नगरीकृत राज्य तमिलनाडु है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र है। और अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारे एक साथ हैं। अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार? 27.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949